बीए पाठ प्रथम वर्ष के मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों, SNKP राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नीम का थाना के YouTube चैनल पर मैं JP बिलोनिया, एसोसिएट प्रोफेसर विभाग अध्यक्ष हिंदी, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पुनः एक बार फिर व्याख्यान की इस श्रृंखला में YouTube पर हम जिन कवि के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, उन कवि का नाम है चंद्रबरदाई। ये आपके पाठ्यक्रम के अंतिम कवि हैं और कवि चंद्रबरदाई का जो जीवन परिचय और उनका जो समग्र जो साहित्य उनके द्वारा जो रचित किया गया है, इसके बारे में हम सर्वप्रथम यहाँ जान लें। उसके तत्पश्चात हम उनके द्वारा आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो भी पद लिए गए हैं, उन पदों की सप्रसंग व्याख्या यहाँ पर लेंगे। इससे पहले हम कवि चंद्रबरदाई के संपूर्ण जीवन परिचय एवं साहित्य जो उनके द्वारा रचित किया गया, इसके बारे में हम यहाँ थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, वीर गाथा काल के जो कवि हैं, उन समस्त कवियों में चंद्रबरदाई का जो स्थान है वो सर्वोपरि है, श्रेष्ठ स्थान उनका माना जाता है। और वे महाराजा पृथ्वीराज के राजकवि और मित्र थे। उन्होंने महाराजा पृथ्वीराज के जीवन की प्रमुख घटनाओं के आधार पर ही पृथ्वीराज रासु नामक काल की रचना की है। यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और इसमें महाराज पृथ्वीराज की वीरता का जो वर्णन इन्होंने बड़ी विस्तार के साथ में किया है। हिंदी के महाकालों में सबसे बड़ा ग्रंथ इसी को माना गया है और इसकी रचना लगभग 2500 पृष्ठों के अंतर्गत यहाँ मानी गई है और यह 69 अध्यायों में विभाजित किया गया है। 69 अध्यायों में इसको विभाजित किया गया है। इस समय पृथ्वीराज रासु की कोई भी शुद्ध प्रति प्राप्त नहीं होती है। जैसा हम हिंदी साहित्य का इतिहास जब पढ़ते हैं तो विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा यहाँ दो मत उसमें विभाजित हो जाते हैं। एक मत वह मत है जो पृथ्वीराज रासु को एक प्रामाणिक ग्रंथ मानता है और दूसरा मत वह है जो पृथ्वीराज रासु को प्रामाणिक ग्रंथ नहीं मानता है। तो प्रामाणिक और अप्रामाणिक मानने के पीछे उन विद्वानों के द्वारा अपने जो समग्र तर्क हैं, वो तर्क भी वहाँ पर दिए गए हैं। लेकिन ऐसा विश्वास किया जाता है कि अपने मूल रूप में यह ग्रंथ वर्तमान प्रतियों की तुलना में पर्याप्त संक्षिप्त है रहा होगा और जिस समय इसकी रचना की गई थी उस समय तक मुद्रण कला का आविष्कार नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय कोई भी जब लेखक अपनी रचना को लिखता था तो कागज नहीं होता था। कागज की जगह वह पेड़ों की छाल और पत्तों का प्रयोग वहाँ पर करता था और पेड़ों की छाल और पत्तों को वह पेड़ों के जो गहरे जो खोखल जो होते थे, उन खोखलों में वह उनको रख देता था। तो वहाँ पर उन पत्तों और पेड़ों की जो छाल है उसको दीमक चट कर जाया करती थी। इसलिए जो भी उस कवि के द्वारा अपने काव्य की जो पंक्तियाँ लिखी गई है वो या तो बिल्कुल समाप्त प्राय हो जाती थी और या फिर मिलती भी थी तो वह आधे अधूरे रूप में ही यहाँ उपलब्ध होती थी। इसलिए जिस समय इसकी रचना की गई थी उस समय तक मुद्रण कला का आविष्कार भी नहीं हुआ था। उस समय श्रेष्ठ काव्य ग्रंथों की हस्तलिखित प्रतियां तैयार की जाती थी और इन्हें राज्यसभा में सुरक्षित भी रखा जाता था। कवियों के वंश में भी इनकी धरोहर के रूप में रक्षा की जाती थी। खेद है कि भारतवर्ष पर जब मुसलमानों का आक्रमण हुआ तो मुसलमानों के आक्रमण के कारण वीर गाथा काल के काल ग्रंथ अपने मूल रूप में प्राप्त नहीं हो पाए, क्योंकि या तो वो नष्ट हो गए, युद्ध जब हुए तो युद्धों में वे नष्ट हो गए। और पृथ्वीराज रासु की भी यही स्थिति मानी जा सकती है, क्योंकि इस काव्य में बाद में कवियों द्वारा अनेक प्रसंगों का समावेश भी किया गया है। अतः इसका वर्तमान रूप प्रामाणिक नहीं है, ये विद्वान ऐसा मान रहे हैं। यद्यपि यह ठीक है कि पृथ्वीराज रासु प्रामाणिक ग्रंथ नहीं है, ऐसा मैंने प्रिय विद्यार्थियों पहले ही आपको बतला दिया है कि कुछ विद्वान यहाँ इसको प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं और कुछ विद्वान ऐसे हैं जो इसको अप्रामाणिक ग्रंथ के रूप में यहाँ स्वीकार करते हैं।
यहाँ पर जब हम इसकी प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता पर यहाँ विस्तार से यहाँ जानना चाहते हैं तो इसका कोई भी एक स्पष्ट जो लिखित जो साक्ष्य या जो प्रमाण है वो हमें उपलब्ध नहीं होता है। यद्यपि तथापि यह अपने युग की साहित्य धारा का पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व करता हुआ एक काव्य माना जा सकता है, महाकाव्य हम इसको मान सकते हैं। और बाद में मिलाए गए काव्य प्रसंगों के कारण इसके भाव तत्व और कला तत्व की जो शुद्धता को पर्याप्त हानि पहुंची है, फिर भी यह एक सराहनीय ग्रंथ कहा जा सकता है। इसमें वीर रस को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है, वीर रस का ये प्रधान काव्य माना गया है और अतः इस कृति में वातावरण को प्राय ओजपूर्ण रूप में उपस्थित किया गया है। राजस्थान के जो चारण कवि हुआ करते थे, उन चारण कवियों ने वीर गाथा काल के युद्धों में सेना के साथ वो स्वयं भी वहाँ उपस्थित रहते थे। सेना के साथ साथ वो कवि जो है, जो चारण जो है, वो युद्ध करने के लिए वहाँ युद्ध क्षेत्र में उपस्थित रहते थे और स्वयं युद्ध का जो आंखों देखा हाल है वो अपने काव्य के माध्यम से, काव्य की पंक्तियों के माध्यम से यहाँ जनता को यहाँ लिखते थे। फिर इसमें और अपनी कविताओं से सैनिकों का वहाँ रहकर वो पर्याप्त उत्साह वर्धन भी किया करते थे। नित्य प्रति के युद्ध को देखने और उसमें भाग लेने के कारण उन्हें वीर रस के लिए आवश्यक तत्वों का अनुभव भी हुआ करता था कि प्रतिदिन वह जब युद्ध क्षेत्र में रह रहा है, युद्ध क्षेत्र को जब वह स्वयं अपनी आंखों से देख रहा है और शत्रु सेना के साथ में जो उनके जो सैनिक युद्ध कर रहे हैं, उनकी युद्ध वीरता के साथ में युद्ध करते हुए दृश्य को स्वयं वह जब अपने नेत्रों के द्वारा देखता था तो उसके मन में भी यहाँ वीर रस का यहाँ बड़ा ही परिपाक हो पाता था और वीर रस की ओजस्वी वाणी में वह अपने उस काव्य में उनको वह स्थान देता था। यहाँ कविवर जो चंद्रबरदाई जो हैं, जो आपके पाठ्यक्रम के जो कवि विशेष हैं, इनके साथ भी ये बात इतनी ही सत्य साबित होती है कि उन्होंने वीर रस का व्यापक चित्रण किया है और उसके सहायक ग्रंथों के रूप, सहायक रासों, सहायक जो जिनको हम कहेंगे रस, सहायक जो रस हैं, उन सहायक रसों यानी वीर रस तो वो प्रयोग में लेते थे, उनके साथ साथ वीर रस के जो सहायक जो रस हैं, उन रसों का भी उन्होंने उसमें चित्रण किया। वीर रस का जो सहायक जो रस है वह रौद्र रस को माना गया है, भयानक रस को माना गया है और विभत्स रस को माना गया है। उनकी कृति में यथास्थान वे प्राप्त हो जाते हैं। यानी कवि चंद्रबरदाई ने वीर रसात्मक काव्य सृजित किया। वीर रसात्मक काव्य के साथ साथ, वीर रस के साथ साथ उन्होंने अपने काव्य में रौद्र रस, विभत्स रस और भयानक रस का सुंदर परिपाक करते हुए और इस तरह की जो सुंदर जो रचना है पृथ्वीराज रासो, वह उन्होंने यहाँ रचित की है। उदाहरण के लिए युद्ध के अवसर पर महाराज पृथ्वीराज की क्रियाओं का निम्नलिखित चित्रण देखिए। ये एक ऐसा एक उत्कृष्ट उदाहरण यहाँ माना जा सकता है। उठे राज पृथ्वीराज बाग मनो लग वीर नट, कढ़त तेग मन बेग लगत मानो बिज्जू झट घट, थकी रहे सूर कौतिक गगन, रंगन मगने भई सोनधर, हरदी हारसी वीर जग्गे हुलसी, हुरेव रंग नवरत्न वर। ये जो इसके जो शब्द हैं ये वीर रस से उत्प्रोत दिखाई देते हैं, रौद्र रस से ये उत्प्रोत दिखाई देते हैं, भयानक और विभत्स रस से ये उत्प्रोत दिखाई देने वाले शब्दों की रचना की पंक्तियां हैं। अब यहाँ वीर रस के पश्चात पृथ्वीराज रासों में श्रृंगार रस को मुख्य स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें श्रृंगार रस के जो दो पक्ष माने गए हैं, पहला जो पक्ष है वह संयोग पक्ष है और दूसरा जो पक्ष है वह वियोग पक्ष है, जैसा हम साहित्य में पढ़ते हैं। और दोनों पक्ष ही उसके अंतर्गत यहाँ उन्होंने बखूबी यहाँ चित्रित किए हैं। इसी प्रकार नीति से संबंधित उक्तियों की रचना करके कवि ने इसमें शांत रस का भी पर्याप्त समावेश कर दिया है। इस प्रकार की उक्तियां पृथ्वीराज रासों में स्थान स्थान पर बिखरी पड़ी हुई है और महाकाव्य होने के कारण इस कृति में प्रकृति चित्रण और चरित्र चित्रण की ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया गया है। इसमें प्रकृति के विविध प्रकार के चित्र प्राप्त होते हैं, किंतु उन्हें आलंबन रूप में बहुत कम स्थानों पर उपस्थित किया गया है। यहाँ चरित्र चित्रण की दृष्टि से कवि का जो ध्यान है
वो मुख्य रूप से महाराजा जो पृथ्वीराज है उन पृथ्वीराज के चरित्र पर ही केंद्रित ज़्यादा रहा है और उन्होंने उनके संपर्क में आने वाले अन्य चरित्रों को भी यथास्थान स्पष्ट रूप से यहाँ उपस्थित किया है। यानी जैसा उनको लगा कि जो महाराज पृथ्वीराज के साथ रहने वाले जो अन्य जो उनके जो साथी हैं, मित्र हैं, उनका चरित्र चित्रण भी यहाँ किया जाना बहुत आवश्यक है, तो उनका भी चरित्र चित्रण उन्होंने अपने काव्य के अंतर्गत यहाँ बखूबी किया है। प्रिय विद्यार्थियों, पृथ्वीराज रासो की जो रचना है वो डिंगल अथवा राजस्थानी भाषा में हुई है और किंतु इसमें अन्य भाषाओं के जो पर्याप्त शब्दों का प्रयोग कवि चंद्रबरदाई के द्वारा किया गया है। तो वे अन्य भाषाएं कौन कौन सी हैं? जैसे संस्कृत के शब्दों का प्रयोग भी उन्होंने अपने इस पृथ्वीराज रासो में किया है। प्राकृत भाषा के कई शब्दों का प्रयोग भी उन्होंने अपने इस ग्रंथ में किया है। अपभ्रंश, ब्रजभाषा, अवधी, अरबी, फारसी, इन भाषाओं के शब्दों का प्रचुर प्रयोग करके और कवि जो चंद्रबरदाई है उन्होंने इस पृथ्वीराज रासो को अपना एक महाकाव्य साबित कर दिया है। इससे इसके अध्ययन में विशेष बाधा पहुंचती है और इसी कारण इसकी जो भाषा है वो सर्वत्र एक जैसी न रहकर स्थान स्थान पर प्राय बदल गई है या बदली हुई देखी जा सकती है। यहाँ वास्तव में भाषा की इस विविधता का मुख्य कारण यह है कि इस काव्य में बाद में कवियों ने अपनी इच्छा के अनुसार कुछ प्रसंगों का समावेश कर दिया है। जैसा हम भाषा विज्ञान जब पढ़ते हैं तो भाषा विज्ञान में हम ये चीज़ अच्छी तरह से पढ़ते हैं कि 3 कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी। तो यहाँ यही बात वहाँ चरितार्थ हो रही है, क्योंकि अनेक भाषाओं का प्रयोग करके और कवि ने अपनी विद्वता का, अपने कवित्व का यहाँ प्रदर्शन यहाँ दिखाया है। यहाँ भाषा की दृष्टि से यह काव्य अधिक सफल नहीं है। इसमें एक ही शब्द को भिन्न भिन्न रूपों में उपस्थित कर कवि ने निश्चय ही एक बड़ी गलती यहाँ प्रस्तुत की है और इसी कारण इसमें कुछ शब्दों के बिगड़े हुए रूप दिए गए हैं और कहीं कहीं व्याकरण के नियमों का भी यहाँ उल्लंघन किया गया है। कविवर जो चंद्रबरदाई हैं इन्होंने अपनी भाषा को रसानुकूल रखने का पूर्ण ध्यान रखा है। इस कारण उनके काव्य में जहाँ वीर रस के प्रसंगों में ओजपूर्ण भाषा को स्थान मिला है, वहाँ श्रृंगार रस के प्रसंगों में माधुर्य गुण से युक्त भाषा का प्रयोग भी हुआ है। भाषा शैली की दृष्टि से यदि देखा जाए तो उनके काव्य में विविध शैलियों का समावेश हुआ है। अन्य कला तत्वों में उन्होंने अलंकारों का स्वाभाविक रूप से प्रयोग किया है और छंदों की दृष्टि से यदि देखा जाए तो उन्होंने मुख्य रूप से दोहा, कवित्त, छप्पे तथा भुजंगी नामक छंदों का प्रयोग अपने इस पृथ्वीराज रासो नामक काव्य में, महाकाव्य में प्रस्तुत किया है। इस प्रकार से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनके काव्य में भाव तत्व तथा जो कला तत्व है का साधारणतः अच्छा प्रयोग माना गया है। फिर भी उनके काव्य के प्रामाणिक रूप में प्राप्त नहीं होने के कारण उसकी रूप से आलोचना नहीं की जा सकती है, क्योंकि जो कुछ भी समय और परिस्थितियों के अनुसार कवि के पास में जो मूलभूत जो सुविधाएं जो थी उनको ध्यान में रखकर कवि चंद्रबरदाई ने जो पृथ्वीराज रासो जैसे एक महाकाव्य की, सुंदर महाकाव्य की इतनी भाषाओं के शब्दों का मिश्रण करते हुए जो एक रचना की, अनेक छंदों का सहारा उनके द्वारा लिया गया और अनेक प्रकार के रसों का पूर्ण परिपाक उनके द्वारा उसमें किया गया, तो ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि कवि ने इस महाकाव्य को लिखने में बहुत सारा समय यहाँ व्यतीत किया और उस बहुत सारे समय का फायदा भी उनको यहाँ मिला कि पृथ्वीराज रासो को यहाँ महाकाव्य की श्रेणी में माना गया है। ये एक अलग बात है कि पृथ्वीराज रासो को एक प्रामाणिक ग्रंथ मानने वाले जो विद्वान हैं वो उनकी संख्या कुछ अलग है और जो अप्रामाणिक जो ग्रंथ मानते हैं उनकी संख्या कुछ अलग है। तो युग और परिस्थितियों के अनुसार जब प्राचीन काल में या प्राचीन समय में, क्योंकि ये समय यहाँ निर्धारित किया गया है कि जब भारतवर्ष पर मुसलमानों का आक्रमण हुआ तो उस आक्रमण के समय भारतवर्ष के जो राजा थे वो सारे के सारे राजा एकत्रित नहीं थे, वो बिखरे हुए थे और भारत के ये राजा जो बिखरे हुए रूप में थे इसका पूर्ण रूपेण यहाँ उनका फायदा किसने उठाया? मुसलमानों ने।
तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ जो काल विशेष था कि उस समय युद्धों का चित्रण, युद्धों का वर्णन, युद्ध के अंतर्गत यहाँ जो युद्ध वीर किस भांति अपनी युद्ध कला का वहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है। तो स्वयं कवि जो चंद्रबरदाई हैं, ये पृथ्वीराज के साथ में वहाँ, महाराजा पृथ्वीराज के साथ में वहाँ हमेशा उपस्थित रहते थे और वहाँ युद्ध में रहकर स्वयं भी युद्ध लड़ते थे, युद्ध देखते थे एवं स्वयं पृथ्वीराज की युद्ध वीरता को देखकर उनके द्वारा यह काव्य रचित किया गया। पृथ्वीराज के जैसे ही जो युद्ध में युद्ध करने वाले जो अन्य जो युद्ध वीर हैं, उन युद्ध वीरों को ओजपूर्ण और ओजस्वी और तेज वाली जो शब्द रचना है या जो काव्य रचना है या जो काव्य रचना की जो पंक्तियां हैं, वो सुना करके उन्होंने यहाँ उनके अंतर्गत यहाँ पूर्णतः यहाँ वीर रस का परिपाक किया और उन्होंने उतनी ही युद्ध वीरता का वहाँ परिचय भी दिया। तो वीर रस से ओतप्रोत ओजस्वी शैली में, ओजस्वी भाषा में जब इनके द्वारा वहाँ पर काव्य की पंक्तियाँ रचित करके और जब उन युद्ध वीरों को जब सुनाई गई, तो उन युद्ध वीरों की जो भुजाएं हैं वो युद्ध करने के लिए फड़फड़ाने लगी और इस तरह से वे युद्ध में और भी अधिक मन लगा करके यहाँ पारंगत हुए। तो यहाँ जो पृथ्वीराज जो है या पृथ्वीराज रासो जैसे एक सुंदर महाकाव्य की रचना करने वाले जो कवि चंद्रबरदाई हैं, उनका इस महाकाव्य की रचना में एक अमूल्य योगदान है। इस अमूल्य योगदान को हमें नहीं भूल जाना चाहिए या हमें इसको अमूल्य योगदान को नहीं भूलना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में बस इतना ही। अगले व्याख्यान में आपको कवि चंद्रबरदाई के जो काव्य के जो पदों की जो पंक्तियाँ हैं या आपके काव्य के जो पद हैं और उन्होंने आपके इस पाठ्यक्रम में कैमास कर्नाटी जो प्रसंग लिया है, उस कैमास कर्नाटी प्रसंग का जो पहला जो पद है, उस पहले पद की सह प्रसंग व्याख्या करके आपको बतलाई जाएगी। धन्यवाद।